हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है समांतर क्रम संयोजन। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में इस इम्पॉर्टेंट फिगर की मदद से आप सभी लोग को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में बताने और समझाने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का हम ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर होता है समांतर क्रम संयोजन। तो इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं कि सेलों का संयोजन हम समांतर क्रम में किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं विद्युत सेल के बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जहां पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर जो आप सभी लोग का विद्युत सेल का फिगर होता है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं सेल के अंदर में दो प्लेट होती है और सेल का यहाँ पर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। जिस आंतरिक प्रतिरोध को यहाँ पर हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, और ये जो आपकी बड़ी वाली प्लेट होती है इसे हम पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, छोटी वाली प्लेट को यहाँ पर हम नेगेटिव प्लेट कहते हैं। और इस केस में आप सभी लोग जानते हैं कि इन प्लेटों के मध्य जो आपका विभवांतर होता है उस विभवांतर को यहाँ पर हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिस विद्युत वाहक बल को यहाँ पर हम कैपिटल ई से दिखाते हैं। तो ये जो यहाँ पर आपका कंप्लीट फिगर बन के तैयार होता है, इसी कंप्लीट फिगर को यहाँ पर हम विद्युत सेल का फिगर कहते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी प्रकार की सेल लेने वाले हैं और सभी सेल को यहाँ पर हम पंक्ति में, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं कॉलम में, हम क्या करने वाले हैं, आपस में जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं कि जो आपका सेल लगा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा हुआ है। इसी प्रकार से पंक्ति में क्या होती है, नीचे दूसरी सेल लगी होती है। इसी प्रकार से ऊपर और नीचे यहाँ पर क्या होते हैं, n नंबर आप सेल लगे होते हैं और नीचे यहाँ पर आपकी 2-3 सेल दिखाई गई है। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो संयोजन होता है, इस प्रकार के संयोजन को यहाँ पर हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पर आप सब लोग फिगर में और भी चीज़ें नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर जो समांतर क्रम में लगी हुई सेल होती हैं, इन सभी सेलों का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो आपस में पॉइंट ए से जुड़ा होता है। सभी सेलों का यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो आपस में पॉइंट बी से जुड़ा होता है। और इस केस में आप सभी लोग जानते हैं कि सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो उस केस में आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं इन सभी सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है इसका भी मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो उस केस में यहाँ पर हम गणना करने वाले हैं कि बाह्य परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल आई होती है, इस आई का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और इसके बाह्य परिपथ में आप सभी लोग का एक प्रतिरोध लगा होता है, जिस प्रतिरोध को यहाँ पर हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो अब हम इस टॉपिक का, इस हेडिंग का यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इस फिगर में किसी भी पॉइंट या किसी भी पॉइंट में कोई समस्या, दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं एक सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे एक सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं विद्युत वाहक बल को शॉर्टकट में हम इस तरीके लिखते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे जानते हैं एक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कैपिटल ई होता है। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो सेलों का संयोजन होता है वो समांतर क्रम में होता है। और आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम सेलों का संयोजन समांतर क्रम में करते हैं तो सभी सेल का जो विभवांतर होता है वो आपस में बराबर होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एन सेलों का विद्युत वाहक बल निकालते हैं। तो एन सेल का विद्युत वाहक बल हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में यहाँ पर हम नई लाइन्स लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन्स लिखते हैं एन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से हम लिखेंगे एन सेलों का विद्युत वाहक बल।
तो यहाँ पर इस केस में आप जानते हैं कि सभी सेल किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। और अगर सेल यहाँ पर क्या होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं, तो इन सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल होता है वो आपस में क्या होता है, एक सेल के विद्युत वाहक बल के यहाँ पर बराबर होता है। तो यहाँ पर अभी जस्ट आप सभी लोगों ने यहाँ पे लिखा कि एक सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल ई होता है। तो सभी सेल कैसे हैं, समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में सभी सेल का जो विभवांतर होता है वो आपस में समान होता है, बराबर होता है। तो उस केस में आप सभी लोग कह सकते हैं एन सेलों का जो विद्युत वाहक बल होता है वो यहाँ पर कैपिटल ई के बराबर होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर समांतर क्रम में लगा हुआ जो टोटल विद्युत वाहक बल होता है उसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, ई नेट से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम इसी लाइन को नए स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ई नेट इक्वल टू, यहाँ से आपका हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, और इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में करके यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है, इन सभी स्मॉल आर का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो आप सभी लोगों ने क्लास 10th के अंदर में प्रतिरोध के संयोजन के बारे में अध्ययन किया है, जहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि समांतर क्रम में अगर हम प्रतिरोध का नेट मान निकालना चाहते हैं तो उस केस में आप सभी लोग का फॉर्मूला था 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रतिरोध हैं सभी कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध को यहाँ पे हम शॉर्टकट में इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं एक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो यहाँ पर आपका स्मॉल आर होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे स्मॉल आर। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर हम नेट आंतरिक प्रतिरोध मीन्स एन सेल का अगर हम आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पर हम क्या करने वाले, फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन लिखेंगे एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध तब उस केस में यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं 1/r इक्वल टू आपका फॉर्मूला चलता है 1/r1 प्लस यहाँ पर होता है 1/r2 प्लस यहाँ पर होता है 1/r3। इसी प्रकार से यहाँ पे आप डेड करके लिख सकते हैं। फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, n बार के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। ये आपका फार्मूला होता है जो आप सभी लोगों ने प्रतिरोधों के संयोजन के अंदर में अध्ययन किया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 1/r को यहाँ पर मेंशन करते हैं r नेट से। तो यहाँ पर लिख देंगे r नेट इक्वल टू, इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर समांतर क्रम में जितना भी आपका प्रतिरोध लगा है उस प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, r1, r2 और r3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/r नेट आंतरिक प्रतिरोध है, इसीलिए हम क्या करेंगे, स्मॉल r से दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/r नेट इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/r प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/r प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/r। इसी प्रकार से कितनी बार चलेगा, n बार चलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n बार। और यहाँ पर आप जानते हैं सभी सेल का यहाँ पर जो मान होता है आंतरिक प्रतिरोध का वो आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, r1, r2, r3 की जगह पे यहाँ पर स्मॉल r इस तरीके से रख देंगे। अब आप जानते हैं हर का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर हम नई लाइन लिखेंगे 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा r नेट इक्वल टू, यहाँ पर हम 1 प्लस 1 यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करके इस तरीके से n बार लिख देंगे, n बार, और डिवाइड में आपका क्या चल जाएगा, यहाँ पर स्मॉल r चल जाएगा। अब आप सभी लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम इन सभी 1 को यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं अगर 1 को यहाँ पर हम 3 बार ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा। या आप यहाँ पर एक लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर हमें इन सभी सेलों का मान क्या करना है, आपस में जोड़ना है, तो यहाँ पर हम गुणन नियम का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर हम 1 का मान यहाँ पर उठा लें तो यहाँ पर हम इस तरीके से 1 लिख सकते हैं। अब ये 1 कितनी बार है, तो आप जानते हैं 1, 2, यहाँ पर क्या होता है 3 बार होता है। तो 1 का गुणा अगर हम क्या करेंगे 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 1 का गुणा n से कर देंगे तो टोटल का मान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम नई लाइन लिखेंगे 1/r नेट
इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 का गुणा हम n से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n बटे यहाँ पर आपका हो जाएगा r। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर r नेट का मान निकालने वाले हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आर नेट इक्वल टू, ये आपका ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का नेट मान निकाल लेते हैं, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर नेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको यहाँ पर आप इस तरीके से बॉक्स में करके मेंशन कर लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भैया टोटल प्रतिरोध का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो उस केस में आप जानते हैं कि जो हमारा टोटल आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका मान यहाँ पर आपको मिलता है आर नेट इक्वल टू आर बाई क्या होता है, एन होता है। और इस केस में हम क्या करते हैं, अगर बाह्य प्रतिरोध का मान आपस में जोड़ देंगे तो इस परिपथ में लगा जो टोटल प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध का मान मिल जाएगा। तो अब हम नई लाइन से यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो उसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड में इधर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम नई लाइन से लिखेंगे, परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान। तो उस केस में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बाह्य परिपथ में लगा जो प्रतिरोध होता है उसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कैपिटल आर प्लस आंतरिक प्रतिरोध का मान आप नेट यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो आर नेट की जगह हम क्या करेंगे, आर बाई एन रखेंगे। तो यहाँ से हम लिख लेंगे आर बाई एन, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर नेट से प्रिंट करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कैपिटल आर नेट इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर बटे यहाँ से क्या हो जाएगा एन। इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स में क्लोज कर लेंगे और इसको यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम नई लाइन से लिखने वाले हैं, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान। यहाँ से हम लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई का मान। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला होता है कैपिटल आई इक्वल टू, यहाँ से आप लिखते हैं कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट में ई नेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और बटे यहाँ से आपका फॉर्मूला होता है कुल प्रतिरोध, जिसको यहाँ पर हम ब्रैकेट में आर नेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्मूले के बारे में मैंने आप सभी लोग को इस वीडियो को जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरीके से बताया था। अगर आपको इस फॉर्मूले के बारे में जानकारी नहीं है तो आप सभी लोग जाकर के प्रीवियस वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, आई का मान निकालने वाले हैं। तो उस केस में यहाँ पर हम नई लाइन लिखेंगे विद्युत धारा कैपिटल आई इक्वल टू, यहाँ पर आप ई नेट का मान निकाल चुके हैं। तो ई नेट का मान हम क्या करने वाले हैं, समीकरण नंबर 1 से रखेंगे। तो ई नेट की जगह पर यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल ई, और डिवाइड में नीचे आपका चल रहा है कुल प्रतिरोध, जिसको हम आर नेट से दिखाते हैं। तो आर नेट का मान यहाँ पर आप समीकरण नंबर 2 से रखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल आर प्लस, यहाँ पर आपका चल रहा है आर बाई एन। इसको यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर ए मान लेते हैं। ये समीकरण अभी आपको समझाएंगे यहाँ पर हमने क्यों माना है, क्योंकि यहीं से आप इसके 2 कंडीशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जहाँ पर आप बात करने वाले हैं कि इन सभी सेलों को हम कब श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और कब हम यहाँ पर समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो इसका कंसेप्ट समझने के लिए इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण नंबर ए मान लेते हैं। यही क्या होता है, इस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान होता है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम आगे इम्प्लाइज दैट करके लिखने वाले हैं। इसका हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू, इस एन का गुणा हम कैपिटल आर के साथ करेंगे। तो यहाँ पर आपका चल रहा है कैपिटल ई, यहाँ से आपका हो जाएगा आर इंटू स्मॉल एन बटे यहाँ पर आपको हो जाएगा स्मॉल आर, और इसके नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में एन आ जाएगा। अब आप जानते हैं ये जो एन होता है वो ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे इम्प्लाइज दैट इक्वल टू विद्युत धारा कैपिटल आई इक्वल टू, यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है एन इंटू यहाँ पर कैपिटल ई, और डिवाइड में यहाँ पर आपका चल रहा है आर इंटू स्मॉल एन प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा स्मॉल आर। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, परिपथ में प्रवाहित होने वाली
टोटल विद्युत धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आपका क्या होता है, रिजल्टेंट विद्युत धारा होती है, जिसको यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से स्टार मार्क कर लेते हैं। अब आप सभी लोग यहाँ तक अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट या किसी भी स्टेप में कोई समस्या दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 से इस टॉपिक के 2 इंपॉर्टेंट और स्पेशल कंडीशन के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जहां पर आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं कि इन सभी सेलों को कब हम यहां पर श्रेणी क्रम में संयोजित करने वाले हैं और कब हम इन सभी सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करने वाले हैं। तो यहां तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए या आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा, आप सभी लोगों ने पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को यहाँ पर हम कहीं साइड में लिखेंगे, उसके बाद इस पूरे को हम अरेंज कर देते हैं। उसके बाद इसके हम 2 स्पेशल कंडीशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पूरे को हम अरेंज करते हैं, उसके बाद इस समीकरण को हम छोड़ देंगे और उसके बाद आपको बताते हैं कि इसके 2 कंडीशन के बारे में आप किस प्रकार से अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब हम समीकरण नंबर 1 की मदद से अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं इस टॉपिक के 2 इंपॉर्टेंट और स्पेशल कंडीशन के बारे में, जहाँ पर आप सभी लोग को जानकारी देने वाले हैं कि इन सभी सेलों को हम कब श्रेणी क्रम में संयोजित करने वाले हैं, कब इन सभी सेलों को हम समांतर क्रम में संयोजित करने वाले हैं, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और इस फॉर्मूले के इंपॉर्टेंट कंडीशन के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं कि इन सभी सेलों को हम कब श्रेणी क्रम में और कब हम समांतर क्रम में संयोजित करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप सभी लोग को इस टॉपिक के 2 इंपॉर्टेंट और स्पेशल कंडीशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जहां से आपका फॉर्मूला चल रहा है कुल विद्युत वाहक बल, जिसको हम कैपिटल ए से दिखाते हैं, बाएं प्रतिरोध कैपिटल आर, और यहाँ से आपका चल रहा है R/N। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण नंबर ए इस तरीके से मान लेते हैं और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस फॉर्मूले के सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट कंडीशन के बारे में। तो पहले कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर होता है, इस R का मान अधिक मान लेते हैं। उस केस में आप जानते हैं आंतरिक प्रतिरोध R/N का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में आप जानते हैं R/N क्या होता है, फिर नगण्य हो जाता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं R/N का जो मान होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है। अब हम ये वैल्यू क्या करने वाले हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, विद्युत धारा कैपिटल I का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल कैपिटल E, यहाँ पर हो जाएगा R, और R/N की जब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के गाड़ी यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो विद्युत धारा कैपिटल I इक्वल टू यहाँ पर आपको फॉर्मूला मिल जाता है E/R, और यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि E/R जो होता है वो एक सेल द्वारा प्राप्त विद्युत धारा का मान होता है, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल I से प्रिंट करते हैं। इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है इस टॉपिक के जस्ट प्रीवियस टॉपिक के अंदर में। वहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से समझाया और बताया हुआ है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को 2 रूप में लिखने वाले हैं। तो यहाँ से जो इसका पहला फॉर्म होता है वो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल I होती है, इस I का मान क्या होता है, यहाँ पर स्मॉल I के बराबर होता है, जिसको हम इस तरीके से फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। या करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस टॉपिक को यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो इस टॉपिक को हम स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप जानते हैं जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल I होती है वो बराबर होती है E/R के। E/R का मतलब क्या होता है, एक सेल द्वारा प्राप्त विद्युत धारा का मान, जिसको हम स्मॉल I से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज में लिखेंगे E/R जो होता है एक सेल द्वारा प्राप्त धारा होती है। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको लिख करके यहाँ पर बॉक्स में क्लोज कर देंगे।
तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल आई होती है, इस धारा का मान क्या होता है, एक शेल द्वारा प्राप्त धारा के बराबर होता है, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल आई से दिखाते हैं। तब उस कंडीशन में यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि जब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर का मान अधिक हो, आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो, कम हो, तब उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इन सभी सेलों को श्रेणी क्रम में संयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं कि इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सभी सेलों को श्रेणी क्रम में संयुक्त करते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे सभी सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे इसके दूसरे और इम्पॉर्टेंट स्पेशल कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देंगे। अब हम यहाँ से लिखते हैं सेकंड कंडीशन के बारे में। तो नंबर 2 करके यहाँ से हम लिखेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन का उल्टा कर देंगे। तब इस केस में क्या होता है, आर बाई जो एन होता है, आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, अधिक होता है, और यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। तब उस कंडीशन में आप जानते हैं जो कैपिटल आर होगा, इसका मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को उठा करके हम समीकरण ए में रखेंगे और यहाँ से हम कैपिटल आई का मान निकालेंगे। तो आई इक्वल टू यहाँ पे आपका फॉर्मूला चल रहा है कुल विद्युत वाहक बल बटे यहाँ से कैपिटल आर का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपको हो जाएगा आर बाई एन। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई का मान मिल जाएगा ई, और यहाँ से मेन डिवाइड आपका हो जाएगा, यहाँ पर चल रहा है आर बाई एन। तो ये जो आपका एन होता है ये ऊपर पहुँच जाएगा, जिसको आप यहाँ पर कुछ इस तरह लिख सकते हैं। और इस केस में आप जानते हैं कि जो हमारी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल आई होती है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन को आगे लिख लेंगे, ई बाई आर को यहाँ पर हम गुणा करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और इस केस में आप जानते हैं ई बाई आर जो होता है ये आपका क्या होता है, एक शेल द्वारा प्राप्त विद्युत धारा का मान होता है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में कुछ इस तरीके से मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आई इक्वल टू क्या होता है, ई बाई स्मॉल आर, और यहाँ पर स्मॉल आई क्या होता है, एक शेल द्वारा प्राप्त विद्युत धारा का मान होता है। तो इसको हम क्या करने वाले, दो फॉर्म में लिखने वाले, जैसे हमने इनको लिखा है इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल आई होती है वो बराबर होती है n टाइम्स हाफ क्या होता है, विद्युत धारा स्मॉल आई के, जिसको आप फॉर्मूले के रूप में इस तरीके लिख सकते हैं, या करके आप स्टेटमेंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो होती है वो बराबर होती है n इंटू, या आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ई बाई आर क्या होता है, एक शेल द्वारा प्राप्त धारा का मान होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे ई बाई आर क्या होता है, एक शेल द्वारा प्राप्त धारा, जिसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो इस कंडीशन में आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जब आंतरिक प्रतिरोध मतलब आर बाई एन का मान क्या होता है, अधिक होता है, बाह्य प्रतिरोध इसमें यहाँ पर कैपिटल आर का मान क्या होता है, कम होता है, तब उस कंडीशन में आप देखते हैं कि जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल आई होती है, इस विद्युत धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। अगर हम क्या करते हैं, एक शेल द्वारा प्राप्त धारा का मान यहाँ पर एन गुना कर देते हैं, तब उस केस में कैपिटल आई के बराबर होती है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इन सभी सेलों का जो संयोजन करते हैं वो समांतर क्रम में करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आंतरिक प्रतिरोध का जब मान कम हो, बाह्य प्रतिरोध का मान क्या हो, यहाँ पर आपका यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो, आपका ज्यादा हो, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है आर बाई एन का मान क्या होता है, जब अधिक होता है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान जब यहाँ पर अधिक हो, बाह्य प्रतिरोध का मान क्या हो, कम हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन सभी सेलों को हम समांतर क्रम में संयुक्त करते हैं, क्योंकि उस केस में प्रवाहित होने जो विद्युत धारा कैपिटल आई होती है इसका मान क्या होता है, यहाँ पर एन गुना होता है एक शेल द्वारा प्राप्त धारा के। तो यहाँ पर हम नोट पॉइंट करके आगे लिखने वाले हैं कि इस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सभी सेलों को समांतर क्रम में संयुक्त करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या होता है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम इसी पेंट करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोग से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ में। आप सभी लोग इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी भी पॉइंट या किसी भी स्टेप में आपको कोई समस्या दिक्कत हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो इसी के साथ बच्चों आज का हम टॉपिक इसी पेंट करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोग से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में।